अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करने वाला हूँ। जो लोग ये डन बेस कनाडा के लिए बातें कर रहे होते हैं, ये उनके लिए एक समझ लें कि एक नसीहत के तौर पे ये वाक़या शेयर करने वाला हूँ मैं कि भाई डन बेस में ये जो मामलात होते हैं, ये आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मेरे जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों के साथ इसलिए शेयर करें कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचती है, इसी तरह वो मैं आपके तक पहुंचाता हूं। तो अगर दोस्तों से आप वीडियो शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी शेयर हो जाएगी। ये वाक़या मेरे साथ एक जद्दा से दोस्त हैं, उन्होंने शेयर की थी एक रिफ्यूज़ल लेटर कनाडा की। तो मैं चले आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये भाई की कनाडा की रिफ्यूज़ल आई है 28 नवंबर 2023 को, जिद्दा, सऊदी अरेबिया। नाम मैं उनका चले नहीं करता आपके साथ शेयर। जो रिफ्यूज़ल है वो तो उसके नीचे एक जो पैराग्राफ है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, आप सुने। यू हैव बीन फाउंड इनएडमाइजेबल टू कनाडा इन अकॉर्डेंस with paragraph 40A1 of the Immigration and Refugee Protection Act IRPA for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of the IRPA in accordance with paragraph A42A, you will remain inadmissible to Canada for a period of 5 years, 5 साल का बैन, from the date of letter or from the date a previous removal order was enforced। आपको अगर इंग्लिश की समझ आती है तो आपको ये बात पता चल गई होगी। ये भाई साहब को 5 साल का बैन मिला है। बैन इसलिए होता है मेरा भाई, अगर आप 2 नंबर डॉक्यूमेंट लगाएंगे, यानी कि फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे। इन भाई का भी कुछ ऐसा था कि इन्होंने किसी एजेंट के साथ डन बेस पे बात की हुई थी। जब ये डन बेस वाले एजेंट होते हैं ना, ये आपको कहते हैं आप बस हमें अपना पासपोर्ट कापी और इकामे की कापी दें, ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप से खुद पुट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन 2 नंबर लगाते हैं। आई थिंक इन्होंने इसकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई की होगी जो कि फ़ेक साबित हुई है, या फिर इसका कोई भी डॉक्यूमेंट जो इन्होंने फ़ेक लगाए थे वो वेरीफाई हो गए हैं। भाई एक बात याद रखें, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइएबल है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट उनके लिए वेरीफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता। आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करते हैं, वो आपके बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई वहाँ से होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बारकोड नहीं है और उनको आप पर डाउट हो गया, आपकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही, यानी कि आपका जॉब डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी और जो आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, या आपके अकाउंट में कोई बाहर से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं जो आपस में मैच नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा भी आपकी प्रोफाइल पर शक हुआ तो वो बैंक को ईमेल करके आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। जो भाई मुझे भी कुछ दोस्त कमेंट्स करके पूछते हैं तो ये भाई डन बेस वाला कोई बंदा जानते हो? भाई डन बेस कुछ नहीं होता मेरा भाई। सब 2 नंबर डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर 10 में से या 20 में से किसी एक बंदे का वीज़ा लगता है तो वो जनाब वीडियो बनाकर उस पर कहते हैं जी लग गया जी, वीज़ा लग गया। तो जो लोग रिफ्यूज़ होते हैं उनके बारे में नहीं ये बताते कि कितने लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो आप लोग खुदारा अपनी प्रोफाइल ख़राब मत करें, अपने ऊपर फोकस करें। कुछ छोटी कंट्रीज़ जो हैं इनको ट्रैवल स्टार्ट करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और ख़ुद नहीं तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू अच्छी प्रोफाइल अपनी मेंटेन करने के बाद इन बड़े कंट्रीज़ को टारगेट करें। अब मसला ये है कि ये भाई ने 5 साल का बैन लिया है, ये अभी 5 ईयर्स के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, विज़िट वीज़ा टूरिस्ट जो है कनाडा का। अब आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं चले आपके इल्म में इजाफ़ा करता हूँ कि ये जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, कनाडा है, यूके है, आयरलैंड भी है। ये कंट्रीज़ अपने आप में आपस में ये डाटा शेयर करते हैं। डाटा ये ऐसा नहीं है कि वो हर बंदे की असेस करते हैं, नहीं। जिस बंदे की प्रोफाइल पे उनको शक होता है
उसकी फ़ाइल को असेस करने के लिए ये आपस में जो डाटा शेयर करते हैं, तो फिर उससे ये उस बंदे की प्रोफाइल चेक करते हैं। हर बंदे की नहीं वो चेक करते, लेकिन अगर आप किसी भी इनमें से कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कोई रिफ्यूज़ल है इन कंट्रीज़ की पहले भी, तो आप उसको लाजमी एप्लीकेशन में बताएँ, डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि अगर उनको डाउट हुआ तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी रिफ्यूज़ल है कोई प्रीवियस कंट्रीज़ में, तो आप अपने एप्लीकेशन में लिखने से कोई इतना हर्ज नहीं होता मेरा भाई। उनको ये नहीं होता कि इसने वीज़ा नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जिनके प्रीवियस रिफ्यूज़ल थे और दूसरे कंट्री ने उनको वीज़ा दिया। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यूएसए के रिफ्यूज़ल के बाद मैंने यूके के वीज़े मिलते देखे हैं दोस्तों को, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाया करें। कनाडा का वीज़ा हासिल करना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी जॉब डेजिग्नेशन अच्छा हो, आपके अपने होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़ अच्छे हों। होम कंट्रीज़ के टाइज़ की बात करें तो आप अगर मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे, उनके वो स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके जो होम कंट्री है इसके टाइज़ को स्ट्रॉन्ग शो करते हैं। ये चीज़ें आप साल लगा सकते हैं। कनाडा का अगर वीज़ा की बात फ़ीस की बात की जाए तो $85 इसकी फ़ीस है और $100 इसके आई थिंक बायोमेट्रिक की है। टोटल 185 इसकी फ़ीस है कनाडा की सऊदी अरेबिया से। अब ये भाई का 5 साल का जो रिफ्यूज़ल आया है, इन भाई ने कहा कि मैंने भी एजेंट से डन बेस पे बात की थी और जब ये रिफ्यूज़ल आई है उसके बाद एम्बेसी इनका पासपोर्ट नहीं थी वापस कर रही, उन्होंने इसका पासपोर्ट भी बाद में मंगवा लिया था एम्बेसी के अंदर, ठीक है। और इसने बड़े तलक से किसी बंदे से किसी कंसल्टेंट से रब्ता करके अपना पासपोर्ट एम्बेसी से बाहर वापस निकलवाया है। तो बताने का मकसद यही है भाईजान, डन बेस के चक्करों में अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करें, अपनी प्रोफाइल मत ख़राब करें। एक दफ़ा ये जब आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लगता है आपके ऊपर या ऐसी कोई रिफ्यूज़ल मिलती है, ये लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर एक दब्बा लग जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें सबसे पहले, फिर उसके बाद किसी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें, अच्छे कंट्रीज़ का। और कोशिश किया करें कि आप अपना छोटे छोटे कंट्रीज़ का ट्रैवल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही साल में 5-6 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लें इकट्ठे, ठीक है, करना है आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी एक सजेशन है, यानी कि आप मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसे, कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि हर साल में 2 कंट्रीज़ ट्रैवल करता हूँ बस। इससे ज़्यादा ना मैंने कभी किए हैं और ना ही कोई मेरा इतना ज़हन रखता हूँ। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, वो एक ही लाइन में सारे धड़ ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको हर एक साल में 1 से 2 कंट्री ट्रैवल करने चाहिए। उम्मीद है जी आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी, आपके दिमाग के ऊपर ये वीडियो थोड़ा सा असर ज़रूर करेगी और आप मेरी बात को समझ जाएंगे। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।